Hello students, we are going to continue with the exercise question and today we are going to start with the question number 6, that is figure 8.11 shows a distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर देने. क्वेश्चन क्लियर हो गया? Now let us read the first question. पहला क्वेश्चन बोल रहा है which of the three is traveling the fastest. अब देखिए यहाँ पे तीन आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनको डेजिग्नेट किया है A, B और C से, ठीक है. अब आपको बताना है तीनों में से सबसे फास्ट कौन सा चल रहा है, ठीक है. अब देखिए सबसे फास्ट वो चलेगा जिसका स्लोप बड़ा होगा. स्लोप मतलब ये जो एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो सबसे बड़ा होना चाहिए. अब देखिए किसका बड़ा है, बी का सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एंगल सबसे बड़ा बना रहा है. अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये वाले ग्राफ के लिए सी के लिए, तो इसका एंगल छोटा दिख रहा है एज कम्पेयर टू बी. यहाँ पे भी चेक करते हैं, ठीक है, ये वाले के लिए ए के लिए यहाँ पे भी एंगल छोटा है, मतलब सबसे बड़ा एंगल किसका है, बी का. तो कौन सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, बी. ये ऐसा क्यों होता है ये आप मैथ्स में और डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे चल के आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा तो, ठीक है. अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जिसका एंगल सबसे बड़ा बनेगा वो सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा इन केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, नाउ सी आंसर कैसे लिखेंगे. सिंस द स्लोप ऑफ लाइन बी इज द ग्रेटेस्ट देयरफॉर बी इज ट्रैवलिंग एट द फास्टेस्ट स्पीड. फाइन. See the next part of the same question. क्वेश्चन ये बोल रहा है are all three ever at the same point on the road. मतलब बोल रहा है ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी तीनों एक जगह पे आए हैं क्या रोड पे कभी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. नाउ लेट अस सी द ग्राफ. अब देखिए ग्राफ में ये ए का है लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बी की लाइन है और ये सी की लाइन है. ये तीनों एक जगह पे आइएगा कभी. देखिए यहाँ पे कौन मीट कर रहा है, ये बी की लाइन है ना, और ये ए और बी मीट किए लेकिन सी छूट गया. यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन, बी और सी. ए छूट गया, ठीक है. यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ए और सी, बी छूट गया. आया समझ में. लेकिन यहाँ से हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि तीनों एक जगह पे कभी नहीं मिले. तो आंसर कैसे लिखेंगे. सिंस द थ्री लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट देयरफॉर द ऑब्जेक्ट नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए. क्वेश्चन ये बोल रहा है जब ए और बी इंटरसेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. नाउ लेट अस सी द ग्राफ. देखिए आपको क्या बोला था, ए और बी इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है. ए और बी इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये बी की लाइन है, ठीक है, ये वाली ए की लाइन है. कहाँ इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे. अब इस वाले टाइम पे, यही टाइम का है, इस वाले टाइम पे सी कहाँ पहुंचा, ये सी की लाइन दिख रही है आपको, सी कहाँ पहुंचा, यहाँ से जब मैं इसको हिट करती हूँ तो सी कितने किलोमीटर पर पहुंचा, 8 किलोमीटर पे. आया समझ में, ठीक है. जब ये ए है और बी दोनों इंटरसेक्ट करे या मीट किए तो सी कहाँ पे मिला, सी कहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे जो कितना है 8 किलोमीटर. यहाँ पे दिख रहा है 8 किलोमीटर, यहाँ पे ज्वाइन किया तो. आया समझ में. नाउ लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. सी द सॉल्यूशन. ऑन डिस्टेंस एक्सिस 7 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. इसका क्या मतलब होता है, देखिए फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, मतलब 7 बॉक्स इज इक्विवेलेंट टू 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर के बराबर है, तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4/7. अब इनिशियली देखिए, इनिशियली सी इज 4 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सी 4 ब्लॉक्स दूर पे है. कहाँ से स्टार्ट किया था भाई सी ने चलना, यहाँ से, ठीक है. कहाँ से, 4 ब्लॉक्स अवे, 1 2 3 4 ब्लॉक्स अवे है, ठीक है. अब देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ
द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द ओरिजिन, कितने डिस्टेंस पे होएगा, क्योंकि 4 ब्लॉक दूर है, एक ब्लॉक की कीमत कितनी 4/7, तो 4 अगर 4 की निकालनी है तो क्या करूंगी 4 × 4/7, क्या मिला हमको 16/7, ये इनिशियल पोजीशन मिल गई सी की, ठीक है। ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन व्हेन बी पासेस ए, बी और ए जब पास किए तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था सी का 8 किलोमीटर था, फाइन। अब देखिए इनिशियल आपका ये है, फाइनल ये है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्टेंस 8, इनिशियल डिस्टेंस 16/7, 8 × 7 व्हाट इज द ग्रांड टोटल 56 माइनस 16/7 दैट इज 40/7, डेसिमल में 5.714 किलोमीटर, ओके। सी द डी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय टाइम इट पासेस सी, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब ये सी को पास किया, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट किए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखिए डिस्टेंस वाला काउंट करते हैं, यहाँ पे मीट कर रहा है ना, पास यहीं पे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक कितने बॉक्स हुए 9, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 9, एक बॉक्स की हमको वैल्यू पता है कितनी आई थी, हमको 1 बॉक्स की वैल्यू निकाले थे कितनी 4/7, तो 9 बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर, द डिस्टेंस दैट द बी हैज कवर्ड एट द पॉइंट वेयर इट पासेस सी इज इक्विवेलेंट टू 9 यूनिट, किसके बराबर है 9 यूनिट के बराबर। Therefore, the total distance traveled by B when it crosses C, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 × 4/7, क्योंकि एक की कीमत क्या है 4/7, 36/7 that is equivalent to 5.14 किलोमीटर, ओके। See the next question, question number 7, that is a ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity it will strike the ground, after what time it will strike the ground. Now क्वेश्चन को समझते हैं एक रफ डायग्राम के थ्रू। सपोज ये एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, आप यहाँ से एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है हमको दी हुई है 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब क्वेश्चन में ये सिचुएशन दी हुई है कि आप टावर पे खड़े हैं और जेंटली आपने ऊपर से यहाँ ऊपर से एक बॉल नीचे ड्रॉप करी। सपोज ये बॉल है, इसको आपने नीचे फेंका दिया, ड्रॉप किया। अब जेंटली मतलब क्या होता है, बॉल इनिशियली आपके हाथ में थी, बहुत आराम से थी, मतलब कौन से स्टेट में थी, रेस्ट स्टेट में, रेस्ट से फिर मोशन में आ रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसके कारण बॉडी में कितना एक्सेलरेशन डेवलप हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना हाइट दी हुई ना टावर की, तो टावर और ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, इतना ही बॉल कवर करेगी। आगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एट विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी और किस टाइम पे उसने ग्राउंड को हिट किया। क्वेश्चन क्लियर है, चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0, u = 0, क्यों 0, क्योंकि बॉल इज ड्रॉप जेंटली, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉल भी नीचे गिर रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे एक्ट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव लिए। क्लियर। अब डिस्टेंस देखिए s कितना दिया है 20 मीटर, हमको क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी v एंड सेकेंड वन टाइम t। नाउ फर्स्ट हमको v फाइंड आउट करना है। अब v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली v = u + at, नेक्स्ट वन v² - u² = 2as। अब देखिए v निकालना है और यहाँ पे t भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई होगी क्या, नहीं। अब सेकेंड इक्वेशन v² - u² = 2as, a की वैल्यू है, s की वैल्यू है, u की वैल्यू है, ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as। नाउ substitute the value v² - u की वैल्यू 0 is equals to 2 into a की वैल्यू 10, ठीक है, और s की वैल्यू 20, ओके।
Now v square minus 0 is equals to 2 into 10 into 20 that is equivalent to 400. Now v is equals to, ये रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा. Now v is equals to 20 मीटर पर सेकेंड. Now सेकेंड पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है? t. अब t हमको कौन कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मिल सकता है, ये अप्लाई कर देते हैं. सेकंड से भी आप निकाल सकते हैं लेकिन ये इसी पड़ेगा इसलिए वाला यूज कर रही हूँ मैं, है ना. v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. v की वैल्यू रख दी है कितनी? 20. जस्ट नाउ मिली u की वैल्यू 0, ठीक है, a की वैल्यू 10 इंटू t एंड व्हाट इज द फाइनलाइज्ड आंसर? 20 अपॉन 10. 10 1s are 10 2s are, that is t is equals to 2 seconds. Okay, now see the next question. क्वेश्चन नंबर 8. द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कार इज शोन बिलो. किसी कार का स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है. फर्स्ट लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. ए पार्ट, फाइंड हाउ फार द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड. कार ने पहले 4 सेकेंड, टाइम यहाँ दिया है 4 सेकेंड दिख रहा है आपको. 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना है, ठीक है. ऑल्सो क्या लिखा है? शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड. मतलब कितना फार ट्रैवल की, यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. अब कितना फार ट्रैवल की इसको शेड करिए, तो ये पूरे एरिया को हम क्या कर देंगे? कलर कर देंगे. आया समझ में? अब इसका सोल्यूशन कैसे आगे बढ़ेगा ये देखते हैं. अब मैंने आपको जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ाया था तो बताया था कि इसके अंदर का जो एरिया रहता है, ग्राफ के अंदर का जो एरिया रहता है, दैट गिव्स यू द डिस्टेंस, ठीक है. अब डिस्टेंस से निकालना है तो इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट का अगर मेरे को एरिया मिल जाए तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा. अब देखिए इसको हम नियर अबाउट एक ट्राइंगल जैसा भी कंसिडर कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर सेम आएगा. अब ये ट्राइंगल का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाती हूँ? डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली निकाल रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है. एग्जैक्टली जो मेथड रहता है वो आपकी सिलेबस के हिसाब से थोड़ा हाई हो जाएगा, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे. ओके, नाउ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेस 4. हाइट कितनी है? 6. तो हाफ into 4 into 6. 2 1s are 2 2s are, that is equivalent to 2 into 6, that is 12 meter. Okay, now see the next question. Which part of the graph represent the uniform motion of the car? कार का कौन सा पार्ट आपको यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है? अब यूनिफॉर्म मोशन की एक खास बात होती है कि इसमें हमको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कब दिख रही है आपको? जब 6 टाइम इंटरवल 6 हुआ, ठीक है, इसके बाद जब ग्राफ आगे बढ़ा तो देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है. मतलब आंसर क्या होगा? कैसे लिखेंगे हम आंसर को? आफ्टर t इक्वल्स टू 6 द बॉडी विल शो यूनिफॉर्म मोशन. ओके, now see the next question. Question number 9, that is state which of the following situations are possible and give an example for this. क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से जो 2 कंडीशन दी हुई है इनमें से कौन सी पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो इसका एक एग्जाम्पल दीजिए. क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस सी द ए पार्ट. एन ऑब्जेक्ट विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी. ऐसा हो सकता है क्या? किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी 0 रहे. यस, इट इज पॉसिबल. कब पॉसिबल है? मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंके थे, और जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो एक सर्टेन हाइट को रीच करती है और कुछ समय के लिए वो पोजीशन को होल्ड करती है, विद इन सेकेंड्स बोल सकते हैं आप. उसके बाद फिर नीचे आती है. तो जिस टाइम पर वो पोजीशन को होल्ड करती है तो वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? इट इज पॉसिबल. कब पॉसिबल है? कॉमा लगा के, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इन एयर. ओके, now see the B part of the same question, that is an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. सी स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या उसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, इट इज पॉसिबल. आप याद करिए जब मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, ठीक है, फैन का एग्जाम्पल दिया था. यस, तो जब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो उसका एक्सेलरेशन है उसके सेंटर की तरफ लगता है.
और वो सेंटर की तरफ लगता है और वेलोसिटी सामने की तरफ लगती है जो एक परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, तो सेकेंड वाली सिचुएशन भी पॉसिबल है। इसको आगे चल के आप जो फर्दर आपकी क्लासेस रहेगी 10th 11th 12th इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इट इज पॉसिबल अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या कार या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करना चाहते हो। ओके, see the next question, question number 10, that is an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Now let us begin with the solution. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 42,250 किलोमीटर। ओके, नाउ आपको बोल रहा है कि इसकी स्पीड बताइए कितनी स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है। ओके, नाउ गिवन लिखिए। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ 42,250 किलोमीटर, टाइम दिया 24 आवर्स। क्या निकालनी है? स्पीड। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सर्कुलर पाथ है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इक्विवेलेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22 इंटू आर, दैट इज आर की वैल्यू कितनी है? 42,250 किलोमीटर। ना फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा 2,65,571.42 किलोमीटर। ऑल्सो स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मिल गया, टाइम पता है, दोनों को सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया तो स्पीड मिली सैटेलाइट की कितनी है हमको? 11,065.4 किलोमीटर पर आवर।